तो नई शिक्षा नीति क्यों कब आया, क्या ऐसा शिक्षा नीति था जिसके कारण नई शिक्षा नीति आई? तो पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, पहले इससे पहले कौन सा शिक्षा नीति था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये चल रहा था। कौन सा नीति चल रहा था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हाँ, एजुकेशन पॉलिसी 1986 ये चल रहा था। इसके जगह वो आया, इसमें कुछ खराबी रही होगी तभी वो आया, लेकिन ऐसा तो अभी तक नहीं था, 2024 तक चल रहा है। हालांकि नीति 2020 की है, अभी तक लागू पूरा नहीं हुआ है ना भाई, होगा होगा चल रहा है। मतलब ये वाली शिक्षा नीति अभी भी चल रही है लगभग बात करते हैं तो। इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करना। पहला ये क्यों लाया गया था? असमानता को दूर करने के लिए, ठीक। विशेष रूप से भारतीय महिलाएं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति समुदाय के शैक्षणिक अवसर की बराबरी करने का विशेष जोर देना। जो एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको बराबरी पे लाना। तो इस शिक्षा नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या था? बराबरी पे लाना, मतलब असमानता को क्या करना, यह इसका मेन थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। इस नीति ने प्राथमिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन क्या चलाया? अच्छा, ये नीति याद रखना है, ये था 10 धन 2 धन 3 धन, ये आपके मार्कशीट के ऊपर लिखे रहता है 10+2, पहली से 10वीं, 11वीं 12वीं और 3 साल कॉलेज, यही चल रहा है ना। हाँ, तो यही नीति क्या थी? 10+2+3। ओके, इस नीति में प्राथमिक स्कूल मतलब 5वीं से 8वीं, अरे मान ले 8वीं, प्राथमिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल मतलब 5वीं, इसमें चल रहा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, लॉन्च किया गया था। इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, ठीक है, अरे ओपन यूनिवर्सिटी, नाम क्या है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का भी प्रावधान रखा। सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी बिलासपुर, सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब होता है जहां पर उम्र का क्राइटेरिया नहीं होता। ओपन यूनिवर्सिटी मतलब कोई भी पढ़ सकता है, इट्स कॉल्ड ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जाएगा तो तेरा उम्र चेक होगा, इतने साल के बाद तू कहाँ पढ़ पाएगा बोल देगा, लेकिन इस ओपन यूनिवर्सिटी में जाके आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रामीण स्तर में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय, 2 बार तुम लोग का टीईटी का एक बार क्वेश्चन है और एक बार शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन है। ग्रामीण विश्वविद्यालय, ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया। ये किसका, ये थॉट किसका था? यही पूछा था। शिक्षा नीति 1986 में महात्मा गांधी के किस दर्शन को लिया गया था? ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, एक बार टीटी में आ चुका है और एक बार तुम्हारा टीचर भर्ती में। इससे पहले सिलेबस में था नहीं, तो वही पुराना ही क्वेश्चन आएगा। अभी तक जो व्यापम पूछा ना, टीटी पीटी जब लेता है टीचर एलिजिबिलिटी, उन्हीं में जो क्वेश्चन आया वही आएगा जो सिलेबस से मैच करेगा। इसका मतलब कुछ भी नहीं पूछ देगा, तो तुम्हारा उस सिलेबस और इस सिलेबस से मैच खाता है उसी को पूछेगा। ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अच्छा, और इसी में क्या था? राज्य सरकार अपने जीडीपी का कितना परसेंट शिक्षा पर खर्च करेगा? 6%। ये 2 बार आ चुका है, समझ में आ रहा है? ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हर साल तो टीटी होता है क्या? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तुम लोग का क्या होता है? टीटी, सीजीटीटी क्या बोलते हो तुम लोग? हाँ, जो भी होता है होगा, ठीक है। उसमें ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, क्योंकि यही पॉलिसी चल रही थी, यही पॉलिसी चल रही थी। अब जब भी क्वेश्चन आएगा किससे आएगा? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, नाम है इसका न्यू एजुकेशन
पॉलिसी 2020 संसद द्वारा इसको पारित कर दिया गया है, अब यही चलेगा। ठीक है, उस नीति में और इस नीति में देखो 1986 की शिक्षा नीति की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए क्या आया, नई शिक्षा नीति। जो जो उसमें कमी था उसको दूर करने के लिए कौन सी नीति आई, नई शिक्षा नीति। कुछ कमी रहा होगा तभी ना आया। अब ध्यान से देखना, इसमें एक मंत्रालय का नाम चेंज हुआ। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही ये वाला जो मंत्रालय था, मानव संसाधन मंत्रालय, पहले शिक्षा के लिए सबसे बड़ा मंत्रालय यही था। ठीक है, HM और मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री, ऐसा कुछ था। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति के तहत क्या किया गया, पहले मानव संसाधन मंत्रालय शिक्षा संभालता था। कौन संभालता था, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री देखती थी किसको, शिक्षा को। इसको बदल कर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन। इसमें भी यही प्रावधान है, क्या किया जाएगा भैया, जीडीपी का कितना परसेंट, 6%। केंद्र और राज्य की, केंद्र की योजना है, किसकी योजना है, केंद्र की योजना है। राज्य लागू करेगा नहीं करेगा, इसीलिए दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अभी भी संघर्ष हो रहा है कई राज्यों में केंद्र के साथ नई शिक्षा नीति को लेकर के, इसलिए सब जगह लागू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देखिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है। सबसे इससे पहले कौन सा शिक्षा नीति चलती थी, इसमें एक बार संशोधन हुआ, कब, 92 में संशोधन हुआ। ठीक है, 92 में। 1991 में भारत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। 1991 का दौर था जब भारत कैसा हो रहा था, मतलब भारत के पास अपने लिए पैसे नहीं था, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। जब ये 92 में इस मंदी से उबरा, तब इस शिक्षा नीति में बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, एक से एक प्राइवेट स्कूल बने। फिर प्राइवेटाइजेशन करने के साथ साथ देखो ध्यान से, वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बना। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसको किसकी अध्यक्षता में बेटा, ये एक वैज्ञानिक है, नाम क्या था इनका, के कस्तूरी रंगन। ठीक है, अध्यक्षता वाली, क्योंकि इस समिति के तहत नई शिक्षा पॉलिसी 2020 का गठन किया गया। के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रत्येक व्यक्ति के संरचनात्मक विकास पर भी बल देता है। वो उतना नहीं देता था, ये अब वो तो हर, वो पुराने शिक्षा नीति के लिए भी अप्लाई होगा। वो भी क्या करता था, व्यक्ति की लेकिन इसमें एक खासियत था, ये किस पर बनाया गया था, अरे लोल, क्या प्राथमिकता था इसका, असमानता को दूर करना। इसका था व्यक्ति की संरचनात्मक क्षमता विकसित करने पर। कैसा क्षमता, संरचनात्मक क्षमता, मतलब व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाने के लिए ये वाला क्या आया था, इस एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया। मेनली इसको लाया गया वो पुराने पॉलिसी को बंद करने के लिए। हमारी शिक्षा पॉलिसी बहुत ही डल थी, इसको अब चेंज करके अब कॉन्सेप्ट आया 5 धन 3 धन। ये एक क्वेश्चन आएगा, 5 धन 3 धन 3 धन 4, 5 धन 4 धन 3 धन, अरे ऑप्शन बता रहा हूं, लोल 5 3 3 4, याद हो गया, 5 3 3 4। अब ये जो 5 साल है, देखो ध्यान से, 5 3 8 3 11 और 4 15। ठीक है, तो 18 के एज तक, 18 के एज तक आपको ये दिया गया है, मतलब आपको 12वीं पास कर लेना है। 3 साल में लड़का स्कूल जाएगा। ये 5 को 2 क्राइटेरिया में बांटा गया है। ठीक है, इसमें देखो 5 साल को 2 क्राइटेरिया है, एक है 3 साल, एक है 2 साल। ठीक है,
इसमें पढ़ेगा, देखो प्ले स्कूल KG1 KG2, 3 साल निकल गया। ये निकल गया पहली और दूसरी, पहली और दूसरी। अरे प्ले स्कूल समझते हो, KG1 समझते हो, KG2, उसी को ऐसा बोल दिया गया है। नाम देखो इसका क्या है, 5 वर्ष का फाउंडेशन स्टेज होगा। कैसा स्टेज होगा? 3 साल तक प्री प्राइमरी। 3 साल वाले को क्या बोलोगे? ये प्री प्राइमरी है। ये क्वेश्चन याद रखना, प्री प्राइमरी का समय 3 वर्ष, ठीक है। जबकि ग्रेड के लिए या क्लास के लिए 1 और 2 साल, मतलब क्लास में क्या पहुंचेगा? पहली और दूसरी। दूसरा होगा ग्रेड। पहला होगा प्री प्राइमरी स्कूल, पहला क्या होगा? प्री प्राइमरी, नाम ही है उसका। लेकिन प्री प्राइमरी में कक्षा पहली के पहले तक का होगा, मतलब प्ले, अभी के लिए, अभी के हिसाब से समझा रहा हूं, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ही। प्ले स्कूल KG1 KG2, हाँ नर्सरी बोलोगे तो भी चलेगा, नर्सरी प्ले स्कूल, ठीक है। जब पैसा वाले लोग पढ़ाते हैं तो नर्सरी क्या बोलते हैं? प्ले स्कूल। यस, सारा खेल किसका है? पैसे का। ये 3, अरे भैया अब ये तेरे बच्चे को भी मिलेगा जब ये एजुकेशन पॉलिसी आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 साल का रहता है, याद रखना, ग्रेड 1 ग्रेड 2, इसी को बोल दे रहा हूं मैं, पहली और दूसरी, ठीक। इसके बाद +3, तीसरी, चौथी, पांचवी। नाम क्या दिया गया? 3 वर्षों के लिए, देखो प्री, नहीं यही नाम है, प्री परेटरी स्टेज। कौन सा स्टेज? प्री परेटरी स्टेज। तीसरी, चौथी, पांचवी, प्री परेटरी स्टेज, तीसरी, चौथी, पांचवी। इसके बाद आएगा, देखो 6वीं, 7वीं, 8वीं, ठीक है। ये क्या रहेगा? माध्यमिक चरण। इसके बाद आ जाएगा आपका 4, कौन सा भैया? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, उच्च माध्यमिक चरण। ग्रेड 9 बोलोगे, लेकिन ग्रेड 1 2, ग्रेड 3 4 5, ग्रेड 6 7 8, ग्रेड 9 10 11 और 12। ये हो गया 5 + 3 + 3 + 4, ऐसे अब पढ़ाई होगा। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स, संख्यात्मक की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। एक संस्था बनेगा जिसका क्या नाम रहेगा? ध्यान से देखो, NMFL, ठीक है, की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। यही बोल रहा है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन बनेगा, ठीक है। इसके द्वारा 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक के बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। बोलने का मतलब, अभी आपको प्राइमरी शिक्षा या कम से कम प्राथमिक शिक्षा कब बोलते हैं? 5वीं क्लास को। लेकिन 2025 तक ऐसा हो जाएगा कि जो बच्चा तीसरी पढ़ लिया वो आज के प्राथमिक शिक्षा के बराबर कहलाएगा। शुरू के 3 ही साल में वो बच्चा अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर चुका रहेगा। अभी कम से कम प्राथमिक शिक्षा किसको बोलते हैं? 5वीं पास चाहिए अपने को। कैसा चाहिए? 5वीं। उसमें बोल रहे हैं नर्सरी KG1 KG2 में ही वो कैसा हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा के लायक हो जा रहेगा, ठीक है। कम से कम कक्षा तीसरी के स्तर तक तो हो ही जाएगा। चलिए, भाषाई संरक्षण। भाषा, कौन सा भाषा? पहला बात तो याद रखना है, प्राइमरी में आपको अपने मातृभाषा से मतलब रखना है। लोकल भाषा, लोकल भाषा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कक्षा 5वीं तक शिक्षण मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम का बनाया गया है, ठीक है। 3 लैंग्वेज की बात कर रहा है। एक तो मातृभाषा हिंदी हो गई, दूसरा याद रखना स्थानीय भाषा छत्तीसगढ़ी हो गई। मान लीजिए वो रहता बस्तर में, तो उसका ये क्षेत्रीय भाषा हो गया गोंडी,
क्षेत्रीय भाषा क्या हो गया, गोंडी। इनमें किसी भी माध्यम से क्या कर सकता है, वो कक्षा 5वीं तक की कक्षाओं को क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। इसी पर पूरा बवाल हो रहा है। जितना भी ये शिक्षा नीति लागू नहीं होने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है। ओके, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8वीं, अब देखो क्लास 8 तक पढ़ना है तो कौन सा भाषा का यूज कर सकते हैं आप, अपन मातृभाषा। और आगे की शिक्षा के लिए 8वीं से आगे पढ़ता है तो प्राथमिक देखो के लिए, इसके लिए सुझाव दिया गया। देखो स्कूल और उच्च शिक्षा में कक्षा 8वीं तक के लिए मातृभाषा, 5वीं तक के लिए तो 3 लैंग्वेज है, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा। स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध रहेगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा चुनने के लिए कोई बाध्य नहीं होगा। विशेष तौर पर आपको 5वीं याद रखना है, मातृभाषा, साथ में याद रखना स्थानीय भाषा और उसके बाद क्षेत्रीय भाषा। कौन सा भाषा, 8वीं तक आप मातृभाषा में पढ़ सकते हो, उसके बाद भी मातृभाषा में पढ़ सकते हो। ठीक है, ठीक है। चलिए, शारीरिक शिक्षा, वहां पर जब बाकायदा अभी नई शिक्षा के तहत आपको एक तो गार्डन मिलेगा, गार्डन के साथ एक मिलेगा। इसको पढ़ाने का नहीं है ना, जहाँ पढ़ाना होगा मैं खुद बता दूंगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार, मूल्यांकन देखो पाठ्यक्रम में बार बार सिलेबस में चेंज करना और उसका कैसा मूल्यांकन करना कि पाठ्यक्रम हमने कैसा बनाया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये पूरा पाठ्यक्रम किसके द्वारा बनाया जाएगा, एनसीईआरटी के तहत। किसके द्वारा बनाया जाएगा, एनसीईआरटी के तहत। ठीक है, इसमें सब में सुधार होगा, कला, विज्ञान, व्यवसाय। अपने को क्या, अब ये देखो अभी तक क्या हो रहा था, पुराने एजुकेशन पॉलिसी में किसी को व्यावसायिक शिक्षा नहीं दिया जा रहा था। तो अब जो नया पॉलिसी जो आया है, इसमें क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा दिया जाए। वो सब छोड़, 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को ऑब्जेक्टिव आएगा। यही सब तो नहीं है ना अभी के एजुकेशन पॉलिसी। और वो आगे चल के फेस करना है ऑब्जेक्टिव को, उसको आगे चल के फेस किसको करना है, ऑब्जेक्टिव को। तो ये याद रखना, सीधा सीधा याद रखना है, इसका सिलेबस बनाना और सिलेबस सुधार करना किसके हाथों में है, बस ये चीजों को फोकस करना है। बाकी जिसको थ्योरी पढ़ना है एकदम बैठ के आराम से पढ़ते रहना, क्योंकि इतने बड़े जितना मैं अभी पढ़ाऊंगा एक हफ्ते में, उसमें से आएगा 4 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, और बहुत सारा जगह आने का क्वेश्चन। उसमें से 2 क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं, समझ में आया। आज तीसरा क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, फिर से बता दे रहा हूं, जहां आएगा मैं खुद ही बता दूंगा। छात्रों को समग्र विकास के लक्ष्य को रखते हुए 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं में बदलाव किया गया, जिसमें भविष्य में सेमेस्टर होगा। इसमें अब 10वीं में क्या होगा, अब सेमेस्टर। कैसा क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव। कैसा क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव। ये देखो कक्षा 6वीं से आपको कैसा शिक्षा मिलेगा, यही सब चीजों को फोकस करना है। कक्षा 6वीं से कैसा मिलेगा, आपको व्यावसायिक शिक्षा मिलेगा, और पूरा नहीं पढ़ना है, बात खत्म। 10वीं से आपको सेमेस्टर वाइज 6 महीने का सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगा। साथ में याद रखना है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर पढ़ाई होगा। छात्रों की प्रगति एवं मूल्यांकन के नए मानकों को धारण करने के लिए एक योजना लाया गया, जिसका नाम है परख। क्या लाया गया बेटा, परख। इसका फुल फॉर्म होमवर्क है तुम लोग का, परख का फुल फॉर्म। ठीक है, साथ में याद रखना है एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र, नेशनल असाइनमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। ओके, छात्रों के मूल्यांकन को अपने भविष्य से जुड़े हुए निर्णयों में सहायता लेने के लिए कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। एआई किसके पढ़ाई होगा भैया, कंप्यूटर। एआई बोलने का मतलब रोबोट, रोबोटिक्स। तो छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य में जुड़े निर्णयों में सहायता प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल एजेंसी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एआई पर आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना। इस टाइप का पढ़ाई होगा। गया जमाना पढ़ रहा है, इस गुरुजी जा रहा है तो लड़का लोग नहीं आ रहे हैं, लड़का जा रहे हैं तो गुरुजी नहीं आ रहा है, और जिस दिन दोनों गए उस दिन छुट्टी, जिस दिन दोनों पहुंचे उस दिन छुट्टी।
भका भक लड़का पास हो रहे हैं। ठीक है, कुछ सुधार, सुधार के लिए क्या बना भैया, शैक्षणिक व्यवस्था संबंधित सुधार। राष्ट्रीय अध्यापक से, ये देखो, एक टीचर लोगों के लिए एक परिषद है, काउंसिल है, नाम क्या है इसका, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षक हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की रूपरेखा विकसित किया जाएगा। तो ये जो पाठ्यक्रम बनेगा किससे कंसल्ट करके बनेगा, इस परिषद से। इस परिषद का नाम टीचर लोगों के लिए याद रखना है, ये NCFT, ये देखो अभी आपको बताया ऊपर गया था, NCFTE एजुकेशन नाम है इसका, पूरा क्या नाम है, एजुकेशन। तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, इसका विकास किया जाएगा। इसका पूरा नाम याद रख लेना, पहले बोल रहा हूं, इसका पूरा नाम याद रख लेना। जहां पर फोकस बहुत, जहां जोर दे रहा हूं उन बातों को तो याद रख ही लेना, इसका पूरा नाम याद रख लेना। ठीक है, ये हो गया तेरा NCFTE। 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री की योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि 2030 के बाद उसको टीचर बनना है तो वो 3 साल वाला डिग्री काम नहीं आएगा। 3 साल का डिग्री प्लस 1 साल का बीएड साथ में ही होगा वो। अब ऐसा नहीं कि कोई बच्चा ग्रेजुएट हुआ तो उसको बीएड अलग से करना पड़ेगा। 12वीं के बाद 4 साल का डिग्री, 3 मतलब 4 साल के डिग्री में 3 साल का सामान्य डिग्री और 1 साल का क्या मिलेगा, ऐसा डिग्री होगा तभी वो टीचर के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन ये क्राइटेरिया कब से आएगा, 2030 से। ओके, उच्च शिक्षा में देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो ग्रॉस नामांकन अनुपात है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, ये था, देखो इससे पहले तक 26.3%। हाँ, ये नहीं मालूम, डीलेट के लिए मेरे को नहीं मालूम है, ये नहीं, मेरे ख्याल से उसमें 12वीं पास चाहिए रहता है क्या, आए तो 12वीं के लिए कुछ अलग प्रावधान होगा भाई, ये मेरे को नहीं मालूम भाई, है ना। ये मैं केवल किसके लिए बोला, बीएड के लिए, ये क्योंकि अपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसने किसकी बात किया है, बीएड का, इसलिए मैं बीएड बता रहा हूँ, मेरे को नहीं मालूम है ये। ठीक है, हाँ, एकदम साफ, एकदम स्पष्ट बात, नहीं मालूम है। पता है बोल के झूठ काहे बोलूं, हो, है ना, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है। चलो, पहले क्या होता था, ये कितना होता था, 26.3%। 2018 तक ऐसा हुआ, इसको बढ़ाकर कितना किया जा रहा है, 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन बनेगा और ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। 26.3% से बढ़ करके कितना परसेंट हो गया है, 50%। क्या बढ़ रहा है बेटा, ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात। सकल नामांकन अनुपात मतलब क्या हुआ, भर्ती, कुल मिला के क्या बोलना चाह रहा है, भर्ती। अरे कौन नामांकन, किसका नामांकन होता है, छात्रों का, ठीक है ना भैया। तो इसको बढ़ा करके कितना बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है, 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें और जोड़ी जाएगी। 3.5 लाख है कि करोड़ है, 3.5 करोड़ और सीट बढ़ेगा हायर एजुकेशन में। कौन से एजुकेशन में, हायर, ग्रेजुएशन के केस में बताया जा रहा है। चलिए, न्यू पॉलिसी के तहत पाठ्यक्रम में चेंज करके व्यवस्था किया गया। इसके तहत 3 या 4 वर्षों तक स्नातक कार्यक्रम में को छोड़कर, देखो मान लीजिए अभी 4 साल कर दिया गया ग्रेजुएशन को, कितना कर दिया गया, 4 साल का। कोई लड़का 1 ही साल किया, 1 साल किया और उसकी पढ़ाई छूट गई। अगर ऐसा है तो उसको 1 वर्ष के बाद एक प्रमाण पत्र देंगे कि तू इस 1 वर्ष का क्या है, ग्रेजुएट। सिंगल प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा उसको कि आपने 1 साल ग्रेजुएशन किया, एक प्रमाण पत्र मिल गया। मान लीजिए वो 2 साल पढ़ने में सफल हो गया और 2 साल बाद वो छोड़ा, तो 2 साल बाद उसको डिप्लोमा देगा। क्या मिलेगा 2 साल बाद, डिप्लोमा। मान लीजिए उसने 3 साल कंप्लीट कर दिया तो अब मिलेगा डिग्री।
अब क्या मिलेगा, डिग्री। और अगर मान लीजिए डिग्री के साथ वो चौथा साल वाला बीएड भी कर लेता है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष के बाद उसको अगर मान ले और पढ़ता है तो एक मिलेगा शोध प्रमाण पत्र। शोध का मतलब क्या होता है, रिसर्च। अब ये रिसर्च के लाया रिसर्च प्रमाण पत्र मिलेगा कि ये 4 साल का रिसर्च डिग्री किया है। पहले ऐसा नहीं है, 2 साल बाद छोड़ दो कोई मतलब नहीं, मार्कशीट पकड़ के घूमते रहो तुम, अगला कुछ नहीं देगा। अब 2 साल हो गया तो अगला डिप्लोमा प्रमाण पत्र देगा, ठीक है। 1 साल है तो केवल क्या देगा, एक साल का प्रमाण पत्र देगा, सिंगल ईयर का, कि 1 साल इसने ग्रेजुएशन कर लिया। ये चेंज है बाबू रे। और यही सब क्वेश्चन बनने ना, ध्यान दे के रहना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो तेरे को पढ़ना ही है। गुरुजी बनना है तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो एकदम ऐसे कॉपी पेस्ट होके आएगा सिलेबस में। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया। मास्टर ऑफ फिलॉसफी क्या बोलते हैं एमफिल को, ऐसी होता है ना भैया, ग्रेजुएशन के बाद एमफिल होता था, पीएचडी होता है आज भी, पीएचडी के समकालीन बोल दिया गया था एमफिल को। कई जन ये एमफिल का डिग्री पकड़ के आज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो कि गलत है ना। हाँ, ये मांगा करता था पहले एमफिल। तो एमफिल को टोटली क्या कर दिया गया है, बस ये याद रखना है। इनमें से कौन सा एक कथन गलत है या सत्य है, उपरोक्त में से सभी 1 2 3 सही है, इससे बनेगा वैसा क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति 2020 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और जितनी बातें बोला हूं सब पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, कोई एक गलत होगा, कोई एक सही होगा। बात समझ में आया, या तो उपरोक्त सभी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। वित्तीय सहायता, तो यहां पर एससी एसटी और ओबीसी के लिए क्या किया गया, स्कॉलरशिप या शिष्यवृत्ति का प्रावधान किया गया, यही क्या है, वित्तीय सहायता। तीन ही कैटेगरी के लोगों को मिलेगा, किसको किसको, एससी एसटी और ओबीसी, ठीक है। अच्छा, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भी उनको क्या किया जाता है, वित्तीय सहायता दिया जाता है। आजकल गरीबी वित्तीय देखो, एक नया आरक्षण आया है, क्या आरक्षण, आर्थिक रूप से गरीब, वो जनरल भी होगा तो आरक्षण है 10%। कितना परसेंट, 10%। कितना परसेंट, 10%, वो भी एक आरक्षण है। अगर वैसे भी लोग हैं तो भी उनको भी इसमें प्राथमिकता मिलेगा। मेधावी छात्र बोलने का मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट को अलग से राज्य सरकार चाहता 15-15 हजार देता है, हमारा सरकार अलग से और पैसा देता है। वो जब योजनाएं बताऊंगा तब बताऊंगा, वो योजनाओं में पढ़ाना है, किसमें पढ़ाना है, योजना में। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये पढ़ा दिया 86, ठीक है। ये है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इसको पढ़ोगे और डिटेल में आपको जानकारी मिलेगा। लगभग जितने क्वेश्चन आने थे उस पर चर्चा अपन ने कर लिया, ठीक है। ये याद रखना है, इससे पहले कौन सी पॉलिसी थी, 1986। इसकी कमियों को दूर करने के लिए ये वाला नीति आया है, ठीक है, क्योंकि वो 10 धन 2 धन 3 का पॉलिसी था, ये 5 3 3 और 4 का है। इसमें पहले नॉर्मल याद रखना है कि आपको टेक्निकल मतलब व्यावसायिक शिक्षा नहीं दिया जाता था, तो अब याद रखना है इसके तहत 6वीं क्लास से आपको क्या शिक्षा दिया जाएगा, व्यावसायिक शिक्षा दिया जाएगा। 10वीं 12वीं के पाठ्यक्रमों को चेंज करके इसको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, साथ साथ याद रखना ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी कर दिया गया है, ओके। साथ में याद रखना है कि आपको ग्रेजुएशन को 4 साल का कर दिया, और ऐसा नहीं है कि कोई किसी की पढ़ाई खराब जाएगा। 1 साल भी किया तो उसको एक सिंपल प्रमाण पत्र मिलेगा, 2 साल किया तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल वाले को डिग्री मिलेगा, और चौथे साल वाले को डिग्री के साथ शोध प्रमाण पत्र मिलेगा। एमफिल को समाप्त कर दिया गया, एमफिल को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और याद रखना इनरोलमेंट में जो 26.3% था उसको बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया, 50%। ये जितनी बातें बोल रहा हूं यही सब प्रश्न में दिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मंत्रालय का नाम याद रखना है, किस मंत्रालय का नाम वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय हो गया, ये क्वेश्चन आएगा। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम, ह्यूमन सोर्सेस मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सरकार कितने जीडीपी का कितना परसेंट व्यय करता है, 6% शिक्षा पर। और इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, चलिए ये आया, निष्कर्ष क्या निकला, देखो ध्यान से। 21वीं सदी का भारत आया, देखो
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 साल में 18 वर्षों तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार का कानूनी अधिकार 2019 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये तो शिक्षा का अधिकार कानून है 2009 के अंतर्गत रखा गया है। अरे तो ये आया ही नहीं है, 2020 का पॉलिसी है, 2009 में कहां से आ जाएगा? ये देखो बेटा, देखो आपको जो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, 86वां संविधान संशोधन 2002 याद आया? शिक्षा का अधिकार कब मिला? कब मिला? इसके लिए एक्ट पारित होगा 2009 में। यही तो सबसे मेन टॉपिक पढ़ना है आपको। ये देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये एक्ट बन गया। क्या बन गया? ये एक्ट। यही पढ़ना है आपको, यही से क्वेश्चन आएगा, सब उससे ज्यादा क्वेश्चन इससे आएगा। तो 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को, ठीक है, रखा गया। 34 वर्ष पश्चात आई इन नई शिक्षा नीति में, इससे पहले 86 में आया था, 86 में 34 जोड़ोगे तो यही आ जाएगा। उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक, ध्यान से सुनना है, देखो 2025 तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा। 3 साल में लड़का आया, 3 साल गया, पूर्व माध्यमिक शिक्षा। ठीक है, बोलने का मतलब नर्सरी, KG1 KG2, मतलब हो गया लड़का 6 साल का, 3 से 6 साल। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना, इसको अपन अब यूनिवर्सल मान लेंगे। अभी वर्तमान में सार्वभौमिक का एज है आपका 5वीं, अभी क्या है? 5वीं। कम से कम भारत का हर नागरिक कितना पढ़ा रहे? इस लक्ष्य को कौन बना के रखा था? राजीव गांधी का योजना था, लोल, कल ही तो बताया हूं। ठीक है, कल ही बताया हूं। 1988, 1900 लक्ष्य 95% करना। 15 से 35 वर्ष की जो महिलाएं थी उनको क्या करना? कल ही तो बताया हूं क्या? ठीक है, वहां पर क्या था? प्राथमिक शिक्षा, या अपन जिसको अपन क्या बोलते हैं सार्वभौमिक शिक्षा, उसका उद्देश्य था 5वीं तक। सब कम से कम कितने तक पास हो जाए? 5वीं तक। लेकिन अब यही चेंज होकर के क्या हो जाएगा? 3 से 6। बोलने का मतलब ये देखो कि आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना है। पूर्व माध्यमिक शिक्षा, इसको अपन यहां तक 6 साल का बच्चा, बस पहली क्लास से पहले वो वहां तक भी अपने आप को अपना नाम लिखना पढ़ना समझ जाएगा। KG1 KG2 का लड़का अपना नाम लिख लेता है, सब चीज पढ़ लिख लेता है। KG2 का लड़का क्लास 1 नहीं गया अभी वो। ये अब ये जो यहाँ तक जो शिक्षा, पहले केवल आदमी अपना नाम लिखना सीख जाए, अंगूठा मत लगाए बोल के शिक्षा दिया गया था। समझ में आया? अंगूठा ना लगाए बोल के वो शिक्षा को दिया गया था, तो लोग बड़े बुजुर्ग पढ़ लिए। ठीक है, हमारी माता भी पढ़ी थी वो वाले में, समझ में आ रहा है? वो जो घर घर पढ़े थे, पहली दूसरी पढ़ के आए थे, शादी वादी हो गया 15-16 साल में, पहले का ही चीज होता था, सब भूल गए थे। तो ये शिक्षा ले लिए, अब नाम लिखना पढ़ना तो समझ गए। देखो अब ये पहले क्या होता था, इसका क्या मैं तेरे को निष्कर्ष बताऊं। पहले के शिक्षा और अभी के शिक्षा में अंतर ये आ जाएगा, पहले जो लड़का अजय माला के थ्रू पास हुआ है, उसके पास कोई, अब उसके पास डिप्लोमा प्रमाण पत्र नहीं है, अब उसके पास कोई कौशल शिक्षा नहीं है। बात समझ में आ रहा ना भाई? उसको व्यावसायिक शिक्षा था ही नहीं। अब वो कम से कम 6वीं क्लास से कौन सा व्यवसाय चुनना है उसकी तरफ ध्यान चल देगा उसका। ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, अब मैं आपको आ रहा हूं शिक्षा का एक एक्ट के लेकर के। ये है एक्ट, अधिनियम है, 2009 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2009। मेरी बात सुनना, 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86 कौन से नंबर का? 86 संविधान संशोधन कब होता है? 2002 में होता है। इसमें क्या किया जाता है? RTE, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। ये बिल आएगा, ध्यान से सुनना, ये बिल आया, पास हुआ 2009 को। बिल कब आया? 2002 में। ठीक है, 2002 में जब ये बिल आया तब नाम था इसका 86वां संविधान संशोधन। ये 86वां संविधान संशोधन 2009 में दोनों लोकसभा राज्यसभा से पारित होगा।
लोकसभा राज्यसभा से पारित और ये राष्ट्रपति का सिग्नेचर। अब ये बना एक्ट, इसीलिए इसका नाम है एक्ट 2009। संविधान संशोधन कौन सा है? 86वां। संविधान संशोधन कौन सा है? 86वां। 86वां संविधान संशोधन कब आया? 2002 में। पारित कब हुआ? इसलिए एक्ट क्या पढ़ना है आपको? 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क एवं एकदम निःशुल्क भी है और अनिवार्य है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यही आपका मेन टॉपिक है, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। चलिए, सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले, जैसा जैसा बोल रहा दिमाग उतना ही लगाना। सबसे पहला बात, अधिनियम बनाने के लिए या एक शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले के मन में ख्याल आया। स्वप्न दृष्टा गोपाल कृष्ण गोखले 1910। इसके बाद इसकी चर्चा किया महात्मा गांधी ने वर्धा में। तो 1900, जैसे जैसे डेट बोल रहा हूं वैसे वैसे याद रखना, ठीक है। वर्धा शिक्षा योजना किसके द्वारा लाया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। 1937, 2010 के बाद कहां पहुंच गया? 1937, ठीक है। यह प्रस्ताव लाया गया महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने एक चीज पर बहुत जोर दिया, तालीम। तालीम का शिक्षा बोला, इसी को काय का शिक्षा बोला? वर्धा प्रस्तावों से महात्मा गांधी ने इसे किसका तालीम? तो बोले बुनियादी तालीम, ठीक है। और कैसा तालीम? नई तालीम। और कैसा तालीम? इस पर बेसिक शिक्षा पर जोर दिया गया। 1910 में पहली बार सोचने वाले का नाम गोखले के मन में ख्याल आया कि एक नीति बननी चाहिए शिक्षा को लेकर के। इस नीति के तहत महात्मा गांधी ने 1937 में 1937 में क्या लाया? कौन सी योजना लाया? वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना किसकी थी? महात्मा गांधी की। सन पूछेगा 1937। अब प्रावधान क्या था? पहला प्रावधान, प्रत्येक बालक और बालिका को इस शिक्षा की योजना के तहत 7 साल तक निःशुल्क शिक्षा देना है। कब तक देना है? 7 तक। अभी है 14 वर्ष तक, 14, हाँ 6 से 14 कितना पढ़ लेता है? 6 से 14 में 8वीं पास तक। कहां तक देता है? 8वीं तक। अब राज्य सरकार चाहे तो और बढ़ा सकता है उसको। चलिए, दूसरा, बच्चों का शिक्षा का केंद्र हस्तकला होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा का केंद्र क्या होना चाहिए? अरे भैया, चरखा चलाएगा, हस्तकला, झाड़ू बनाएगा, मतलब आपको व्यावसायिक शिक्षा दे रहा है। कुल मिलाकर ऐसा हस्तकला ना बोल करके इसके जगह क्या बोल सकता है? शिक्षा का क्षेत्र क्या होना चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा। कैसा शिक्षा? हस्तकला का मतलब कोई चटाई बना ले रहा है, कोई दरी बना ले रहा है, कोई सूत पेर के चरखा चला के अपना खादी बना ले रहा है, तो ये कैसा? हस्तकला। तीसरा, सभी स्तर की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा, मातृभाषा, ठीक है, याद रखना। स्थानीय भाषा नहीं बोला गया। कौन सा भाषा बोला गया? मातृभाषा, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार 6 वर्ष से लेकर के देखो वर्तमान में कितना है ये, बस ये इतना ही याद रखना वर्धा प्रस्ताव से आपको। वर्धा शिक्षा योजना की घोषणा कहां से करते हैं महात्मा गांधी? वर्धा से। वर्धा कहां है? वर्धा इनका आश्रम महाराष्ट्र में, ठीक है, वर्धा आश्रम से, ठीक। 1937, 10 हो गया, 37 हो गया। इसके बाद याद रखना है आपको किसका नाम? 1948 राधा कृष्णन आयोग। 1948 में कौन सा आयोग आएगा? कल बताया हूं, राधा कृष्णन आयोग 1948 बताया हूं। RMD मुदलियार आयोग 1900, ठीक है। इसके बाद डी कोठारी आयोग, कौन? सन 64 से 66, है ना। जिसको लगना है वो पढ़ रहा है, जिसको नहीं लगना है वो क्या करें अपन, ठीक है। इतना समय निकाल के मैं तुम लोग के लिए पढ़ रहा हूं, बताओ। लेकिन तुमको जिनको पढ़ना है वो नहीं पढ़ रहे हो। चलिए, 1948 में क्या आया? राधा कृष्णन, जिसने किस पर जोर दिया? बाल शिक्षा पर। किस पर जोर दिया?
बाल शिक्षा पर। ठीक है, इसके बाद आया एजुकेशन पॉलिसी 1986, 1986, 1900 संशोधन हुआ 92 में। संशोधन कब हुआ? 92 में। लेकिन आया उसके बाद 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। 2002 ये आया 86वां संविधान संशोधन, जो कि पारित कब हुआ? 2009 में। 2009 में। अच्छा, उसके बीच में एक और आया था, आईसीडीएस योजना, आईसी एकीकृत बाल विकास योजना। डेट पूछेगा, डेट एकदम गारंटी बोल रहा हूं, एकीकृत बाल विकास योजना का डेट पूछेगा 2 अक्टूबर 1975, एकदम डेट पूछेगा। और इसको भूलने वाला क्या डेट है? 1975, 2 अक्टूबर 1975 को आईसीडीएस 0 से 6 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध कराया गया। इसका उद्देश्य, ठीक है, कुपोषण, स्वास्थ्य और गर्भवती महिलाओं के विकास के लिए, ठीक है, को संबोधित। या देखो ध्यान से, अभी भी क्या होता है, 0 से 6 बच्चों के लिए आपको जाओगे तो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी में उनको क्या मिलता है? भोजन। 0 से 6 बच्चों, 0 से 6 वर्ष के लिए क्या आया? आईसीडीएस। क्या आया रे? आईसीडीएस, आईसीडीएस, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम मतलब एकीकृत बाल विकास योजना। एकीकृत बाल विकास ये योजना आई, ठीक है। इसमें क्या किया गया? 0 से लेकर के 6 वर्ष के। 0 मतलब बच्चा भी पैदा नहीं हो, मतलब अभी जहां से गर्भ में आएगा तो गर्भवती महिलाओं को भी मिलेगा सारा चीज, बढ़िया, जाने से खिचड़ी पिचड़ी जी जो भी उनको खाना होगा वो सारा चीज दिया जाएगा। इस योजना का नाम याद रखना है, आईसीडीएस। इसी के तहत आंगनबाड़ी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आंगनबाड़ी की स्थापना चालू हुई। तो ये डेट याद रखना है। और ये याद रखना, 0 से, उसके बाद 6 से 14 का अलग व्यवस्था कर देंगे, ठीक है, 6 से 14 का अलग व्यवस्था है ना। इसलिए 0 से 6, 0 से 6 सभी बच्चों के लिए उपलब्ध। इसका उद्देश्य कुपोषण, ये स्वास्थ्य और गर्भवती महिलाओं के विकास में, मतलब उसका बच्चा सही सही ग्रोथ करे, खाना की कमी के, भाई गरीब है, कोई है तो है गरीब, ठीक है, कुछ लोग अपने दैनिक जीवन को भी पूर्ति नहीं कर पा रहे, इतने गरीब है, तो बच्चे को तकलीफ ना हो। तो बच्चे, अब महिला भोजन करेगी तब तो बच्चे तक जाएगा, तो इसको तकलीफ ना हो करके याद रखना, गर्भवती महिलाओं को भी इसमें शामिल कर दिया गया। ये योजना है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटीग्रेटेड स्कीम 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। उसके बाद याद रखना है ये जो आपको बताया, इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ। इसके बाद आएगा ना 86वां संविधान संशोधन 2002, पारित हुआ कब? लेकिन 2009 में। और क्या बना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये बन के आया। इस अधिनियम के तहत वंचित विद्यार्थियों के लिए निकटतम प्राथमिक शाला की पहली कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश देने का प्रावधान किया गया। मतलब ऐसे बच्चे न्यू, मैं किसका बात कर रहा हूं? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जो बच्चे वंचित हो गए हैं उन बच्चों के लिए पहली क्लास में कितना % सीट आरक्षित रहेगा? 25%, ठीक है। ये वर्धा योजना बता दिया। अब ध्यान से सुनना, ये जो अधिनियम है, कौन सा अधिनियम? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। इसमें टोटल 7 अध्याय है। ध्यान से सुन मेरी बात, इसमें टोटल कितने अध्याय हैं? और धाराएं याद रखना 38। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। अध्याय 38 धारा, 7 अध्याय धाराएं। किसमें? ये एक्ट है, अधिनियम है। क्या है बेटा? एक्ट, अधिनियम है। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 धारा। अब क्वेश्चन पूछेगा धारा 10 में क्या?
और इसको पूछेगा। ये रहा, इतना धारा तो आपको नहीं भूलना है। 3, 5, 10, 21, 25, 28, 33, 34, 8 धाराएं आपको नहीं भूलनी है। आएगा तो इसी से आएगा और किसी से नहीं आएगा। अध्याय कितने हैं? 7। अध्याय कितना है? 7। धारा कितना है? धारा कितना है? 38। कितना है? उसमें से 30 को मैं डिलीट करके आया हूं और 8 लाया हूं, और तुम इसमें डिलीट ना करना, इसको याद कर लेना, ठीक है ना। और पता चल रहा है मैं आईएमपी है, दे आईएमपी है, सभी आईएमपी है। एक बार ये पूछेगा तो एक बार, और आया हुआ है ना, ये आया हुआ है, मैं तेरे टीटी और पूरी इसी पूरा का पूरा लाइन से, पूरा लाइन से, कभी 17 में, कभी 16 में, कभी 18 में, कभी 20 में, एक एक बार नहीं, दो दो बार नहीं, 3 3 बार आया है। धारा नंबर 3, यही से तो सिलेक्शन होता है या तो रुकता है, यहीं से सिलेक्शन होगा या तो रुकेगा। धारा 3 बोलता है अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। कितने वर्ष के बच्चों को? क्वेश्चन आएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6। आंसर क्या आएगा? धारा, ये क्वेश्चन आएगा। ये नहीं, बस उधर तू जिसको पढ़ना पढ़ते रहना। धारा 5, धारा नंबर नहीं, नंबर 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 धारा नंबर 5, अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण का अधिकार। चरोदा में कोई है, उसका भिलाई 3 में स्थानांतरण कराना है, तो ये किस धारा के तहत होगा? धारा नंबर 5। मतलब इसमें ट्रांसफर, स्कूल टीसी लोगे, यहाँ टीसी जमा करोगे, हो गए स्कूल ट्रांसफर। तो प्रावधान है धारा नंबर 5 में, धारा नंबर 5 में। चलिए, माता पिता को का कर्तव्य है, ठीक है, कि वो उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का दिलाएगा। अभिभावकों का कर्तव्य, धारा नंबर 10, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार उस लड़का का है। लेकिन उस लड़का को तू भेज दे रहा है कहाँ? रामू के चाय ठेला में। कब उठाएगा, कब धोएगा? पैसा मिल रहा है, रामू के पास तेरा ठसन में अलग चाय पी रहा है, तू 2 जन को अलग चाय पिला रहा है, और लड़का रोज रात को घर ला रहा है तो पैसा लेके आ रहा है ना। तो उस माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को क्या करें? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। धारा 10। धारा नंबर 21, बस विद्यालय प्रबंधन समिति का निर्माण किया जाएगा, जो वहां के शिक्षक और माता पिता मिलकर इस समिति को चलाएंगे। पेरेंट्स को भी पता रहे। देखिए, प्राइवेट स्कूलों की खासियत, आज तेरे लड़का का रिजल्ट मिलेगा, तेरे लड़का का हाथ में नहीं देंगे, आपको आना है या नहीं। सरकारी स्कूल में खुला बंट रहा है, वो 18 को क्या कर रहा है? मस्त 48, 50 में सीधा 18 से कितना हो गया? एक ऐसे किया 4, 48, ओ डान दे। मौका ही क्यों दे रहे हो उस बच्चे को? आप ही जाओ उसका रिजल्ट लेने, तो आपके बिना जाए प्राइवेट स्कूल वाला क्या नहीं देता? रिजल्ट नहीं देता। तो ये जो समिति बनेगी वो दोनों से मिलकर चलेगी, शिक्षक और माता पिता। प्रावधान 21, धारा 21 तेरे को ये पूछेगा, क्या पूछेगा? विद्यालय प्रबंधन समिति का वर्णन किस धारा में है? धारा 21। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, धारा 25, छात्र शिक्षकों का अनुपात। पहले कौन है? छात्र, फिर कौन है? शिक्षक। तो ये आएगा 40:1। ये क्वेश्चन बनेगा, और हर एक 40 लड़का में एक गुरुजी होना चाहिए। ये हो गया छात्र शिक्षक का अनुपात। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं ये सारा चीज किसका बता रहा हूं? 2009। क्या 2009? एक्ट, शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 बता मैं आपको, ठीक है। तब ये याद रहना, 40, हर 40 में एक, हर 40 बच्चे में एक क्या रहेगा? शिक्षक रहेगा। धारा क्रमांक 28, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन प्रतिबंधित। सरकारी गुरुजी क्या नहीं पढ़ाएगा? प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन धड़ल्लेस पढ़ाता है। और क्या बोल देगा? मोर भाई पढ़ाते, मैं नहीं पढ़ाऊं, बात खत्म, ठीक है। और मेरी भाई को कोई चीज मैं नहीं पता रहता, उसको मैं पढ़ा था, तो आज मैं पढ़ा था तब तू आ गया। अब बोर्ड लिखा हुआ है ज्योति ट्यूशन सेंटर, पढ़ा कौन रहा है? दीपक। पढ़ा कौन रहा है? दीपक। अरे होता है, ठीक है, लाल ले वही। और जब वो, और हर लड़का कहाँ आता है? उसके ट्यूशन
ट्यूशन में, इसलिए वो कहाँ नहीं पढ़ाता, अपने घर में, मतलब स्कूल में पढ़ाता नहीं है। क्यों? अगर वहां पढ़ा देगा तो ट्यूशन कौन आएगा? तो एक सवाल दो सवाल को पढ़ाए कहाँ? स्कूल में, बाकी आना कहाँ पढ़ाऊंगा? ट्यूशन में। यस, 33 34 दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है, देखो एडवाइजरी काउंसिल, और ये है SAC, स्टेट एडवाइजरी काउंसिल। ये 8 धारा नहीं भूलना है। पहले तो धारा याद कर ले, 3 5 10 21 25 28 33 और 34। धारा याद हो गया? लाइन से याद कर। 3 में क्या बताया गया भैया? फोकट वाला शिक्षा है, 6 से 14। 5 में क्या बताया गया भैया? तो फिर थोड़ा सा याद कर, क्या बताया गया है? धारा नंबर 5, स्थानांतरण, TC। अगर उसको स्कूल दूर पड़ता है तो क्या कर सकता है? स्थानांतरण। 5 के बाद सीधा 10। ठीक है, दाई दादा का भी कर्तव्य है कि लड़का को कहां भेजे? स्कूल भेजे। 10 के बाद सीधा 21। 21 में एक कमेटी बनेगी, क्या नाम है उसका? विद्यालय प्रबंधन समिति। 21 के बाद सीधा 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट 25, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छात्र और छात्र, लड़का और गुरुजी का अनुपात 40:1। उसके बाद अगला 28, गुरुजी क्या नहीं पढ़ाएगा? प्राइवेट ट्यूशन। ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं ले सकता सरकारी गुरुजी। ठीक है, और उसके बाद 33 और 34 क्या है? राष्ट्रीय सलाहकार परिषद NAC और राज्य सलाहकार परिषद स्टेट एडवाइजरी कमीशन काउंसिल। ठीक, ये लीजिए। शिक्षक की संख्या, अगर शिक्षक, क्वेश्चन अब कैसे आएगा देखो, अब कब क्या लेना है सर? 60 तक दो, 60 तक दो। ध्यान से सुनना अब क्या बोल रहा हूं मैं। छात्र शिक्षक अनुपात पूछेगा तो 40:1 ही आएगा। लेकिन अब यहां पर अगर तेरे को पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं पूछेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। अगर पूछा शिक्षा नीति 2009 के तहत शिक्षक और छात्रों का अनुपात, तो शिक्षक का 1 होगा और छात्रों का कितना होगा? 40। लेकिन ये कौन सा नीति के तहत बता रहा हूं? 2009 की। ले एग्जॉस्ट को बंद कर, तो लोल हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब पूछेगा कक्षा 1 से 5वीं तक में शिक्षक और टीचर में अनुपात, तो भी आएगा 40:1। 1 से 5वीं वाले में हर 40 लड़का के लिए एक शिक्षक। अब ये पूछेगा 6वीं तो 35:1 हो जाएगा। हर 35 एक क्या होना चाहिए? टीचर। चलिए इधर थोड़ा देखते हैं। मैं बता रहा हूं 1 से 5वीं के लिए, जितना भी बता रहा हूं सब किसके लिए? 1 से 5वीं के लिए। अगर उस विद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं तो कितने टीचर में काम चल जाएगा? 2। 60 से ज्यादा मतलब 61 से लेकर के कितना? 90, तो 3 टीचर। ऐसा ही आएगा, ऐसा ही। 91 से 120, 100 कितने टीचर? 4। 121 से 200 कितने टीचर? 5। 5 टीचर में काम चल गया। अब 250 बालकों से अधिक होने पर, अब वहां पर आ जाएगा 5 टीचर तो ठीक है, और एक आ जाएगा HM, हेड मास्टर, एक आ जाएगा HM। ठीक है, ध्यान से सुनना। 200 बालकों से अधिक हो, ये सीधा सीधा याद रखना है। 1 से 5वीं के लिए छात्र शिक्षक अनुपात कितना? 1:40। ठीक है, 1 अनुपात मतलब शिक्षक का 1 होगा और छात्रों का कितना होगा? 40। 1 से 5वीं के लिए वो क्या लिखा है? 200 उधर तेरे छोड़ दे, ये पहले याद रखना है। 30 सॉरी 60, 60 के बाद 60 90, 90 120, 120 200, 120 200 और सीधा 250 से प्लस। ठीक है, या 200 से भी ज्यादा, यहां से 200 से अधिक बोल सकते, 250 को छोड़, 200 से अधिक, मोर देन 200, मोर देन 200,
200 से अधिक भी बोल सकते हो, चलेगा, कोई बात नहीं, फिर भी बुक में ऐसा है तो ऐसा है 250। अब आपको याद रखना है 2 3 4 5, 5 प्लस HM, 5 प्लस HM। और याद रखना है आपको बालक और शिक्षक का अनुपात, बालक और शिक्षक का अनुपात, बालक पहले है शिक्षक बाद में, तो चले के यही फंस जाएगा, नहीं तो 1:40, 40:1, लड़का होगा 40, शिक्षक होगा 1। अनुपात किसका कैसे बना है देखो, अगर ऐसा बना है शिक्षक, ये देखो बालक, ये अनुपात ऐसा लिखा है बालक या छात्र, बालक की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, छात्र अनुपात शिक्षक, तो ये होगा आंसर इसका 40:1। जो पहले है वो पहले है ना, देख लेना, 2 ठो ऑप्शन दिए रहेगा, हड़बड़ हड़बड़ में ये भी एक ठो आ रहा है वो भी जाए चल देगा। दूसरा देखो 6वीं से 8वीं तक के लिए अनुपात पहले याद रखना है, अनुपात होगा 1:35, 1:35, मतलब हर 35 छात्र में एक टीचर चाहिए, ठीक है, याद रखना है बेटा। लेकिन उस विद्यालय में कम से कम एक टीचर काय का होना चाहिए, और एक टीचर काय का होना चाहिए गणित का, एक टीचर काय का चाहिए, और एक टीचर चाहिए भाषा का, ये कंपलसरी उस स्कूल के लिए। एक साइंस का टीचर हो, एक मैथ्स का हो, एक क्या होना चाहिए सोशल साइंस का होना चाहिए, और एक लैंग्वेज का, ये टीचर एकदम जरूरी है। दूसरा बात याद रखना है, उसमें अनुपात कितना होना चाहिए, 1:35, 1:35। जहां 100 से अधिक बालकों को, अच्छा जहां पर ऐसे स्कूल जहां पर 100 से ज्यादा बालक हैं, 100 से अधिक बालक है, ठीक है, वहां पर एक पूर्णकालिक क्या रहेगा, HM, हेड मास्टर, एवं कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा आदि कार्यों के लिए कार्य शिक्षा के अंतर अंशकालीन शिक्षक। यहाँ पर देखो शारीरिक शिक्षा और किसी अन्य जो भी गतिविधियां उसमें होगा, उसके लिए एक अपन अंशकालीन शिक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं। तेरे को कुछ नहीं याद रखना है, 1 से 8वीं के लिए 1:35 याद रखना है। क्या याद रखना है, 1:35, 1:35, ये टीचर याद रखना है। एक का विज्ञान, मैथ्स, सामाजिक अध्ययन और भाषा, इसमें कोई 3 टीचर होने चाहिए, ठीक है। और कोई पूछ लो सर अगर किसी स्कूल में 30 जन हैं तो उसको हाई स्कूल नहीं बनाया जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, हाँ हाई स्कूल ऐसा देख के बनाया जाएगा जहां पर हाई स्कूल आसपास और ना हो, कम से कम वहां पर पढ़ने वालों की संख्या 100 से ज्यादा ही होगी, है ना भैया। चलिए, एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आ जाओ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कितना काम करना पड़ेगा, 1 से 5वीं कक्षा के लिए अगर वो टीचर है तो 200 कार्य दिवस, एक साल में कितना दिन काम करेगा, 365 दिन में कितना दिन काम करेगा, 200। या अगर घंटे में निकालना है तो एक साल में 800, एक साल में कितना घंटा, 800 आवर। प्राइमरी वाला है तो, अगर उसके ऊपर वाला है 6वीं से 8वीं वाला है तो यही 220 हो जाएगा, और वो 1000 घंटा हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, 200, 365 में 220 दिन का 220 दिन काम करेगा, नहीं तो 1000 घंटा काम करेगा, जो अच्छा लगे उसको। साप्ताहिक बात करोगे तो एक सप्ताह में टीचर को कितने घंटे काम करना पड़ेगा, 45। कितना, 45। अब वो क्या पूछता है, ईयरली पूछता है, घंटे में पूछता है कि दिन में पूछता है, या निम्नलिखित पर चर्चा करो तो पूछता है। कर लेगा चर्चा, कैसे का भैया, कर लेगा चर्चा, ठीक है। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 45। कौन कौन खाया मिड डे मील, अरे खाया है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, खाए तो खाए, जहर भर, जहर भर देता है क्या, वहां खाना ही मिलता है। मिड डे मील, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ठीक है। ये पहली बात तो याद रखना है, केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है। कब से चल रहा है, और आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। 1995, अच्छी योजना होगी तभी तो चल रही है। 1995 से लेकर लगातार आपकी सेवा में हाजिर, ठीक है। चलिए, किसकी योजना है, केंद्र सरकार की, मानव संसाधन विकास
नाम चेंज होकर के क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय। इसी मंत्रालय, क्योंकि उस समय क्या कौन सा था ये, यस, इसी मंत्रालय का नाम अभी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में चेंज होकर के क्या हो गया, ठीक है। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए है, कि सभी प्रकार के बच्चों के लिए है, केवल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है। आत्मानंद हो गया, अब लगभग सभी हो गया, अब धीरे धीरे सभी हो जाएगा, ठीक है। मिड डे मील स्कीम, डेट याद रखना है एक चीज, कब प्रारंभ हुआ, 5 अगस्त 1995 को क्या किया गया, लगभग 2000 ब्लॉक में इसको स्टार्ट कर दिया गया। तो स्टार्ट कर दिया गया मतलब कर दिया गया, और आपको पूछेगा पूरे भारतवर्ष के लिए इसको कब खोला गया, तो 2004। ये डेट भी याद रखना, जब पेपर टफ होना होगा तो ये आएगा, क्योंकि सब किसको रट के गए हैं, 15 अगस्त 1995 मतलब 15 अगस्त 1995, ये मतलब नहीं चूका है, ठीक है। 15 अगस्त 1995 मिड डे मील स्कीम की शुरुआत होती है। उस समय केवल 2000 ब्लॉक को चिन्हांकित किया गया, उसी ब्लॉक में क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। बाद में ये योजना जब सफल हुई क्यों पता है, जब गरीब का बच्चे को भूख लगता है तो भैया पढ़ लेता हूँ, इसलिए मजबूरी में जाके क्लास में बैठता है, वो मजबूरी में गया, खाने गया मेन, तो इसी बहाने क्या हो जाएगा, उसका पढ़ाई हो जाएगा। क्योंकि मेरे को तो अनिवार्य शिक्षा देना है, इसके तहत मेरे कैसा शिक्षा देना है, अनिवार्य शिक्षा देना है। तो लड़का भूख लगेगा, भूख सबसे बड़ा दुनिया में सबसे दुखदाई चीज वही है, भूख लगेगा तो आएगा, उसी बहाने पढ़ लेगा। बात समझ में आ गया, ये वो स्कीम थी, ठीक है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बाकी इसको पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं। इसमें अब तेरे को अगर टफ करना रहेगा, अच्छा ये किस दिन मिलेगा, जिस दिन स्कूल, संडे को खोल के तेरा गुरुजी खाना नहीं खवाएगा तेरे को, नहीं मिलेगा, तो उसी दिन ये तेरे को बटेगा जिस दिन क्या रहेगा बेटा, स्कूल खुलेगा। भोजन का क्वालिटी देखिए, पहली से 5वीं, अगर उसको ऐसा भोजन देना है कि उसके खाने में इतना कैलोरी क्या होना चाहिए, फूड होना चाहिए, 450 कैलोरी पहली से 5वीं, और ऐसा भोजन इनको देंगे उनमें कितना कैलोरी हो, कुल मिला के कितना कैलोरी हो, 700 कैलोरी, उस पूरे भोजन में 700 कैलोरी की ऊर्जा उसको मिले बच्चे को। प्रोटीन की मात्रा 12 ग्राम, प्रोटीन कितना रहेगा, 12 ग्राम, और उसमें प्रोटीन की मात्रा कितना रहेगा, 20 ग्राम। अब ये ग्राम में रहेगा, सब चीज ग्राम में रहेगा। चावल देगा इसको 100 ग्राम, उसको देगा 150 ग्राम, 8वीं वाला ज्यादा खाएगा। दाल देगा इसको 20 ग्राम, उसको देगा 30 ग्राम। सब्जी इसको 50 ग्राम, उसको 75 ग्राम। वसा इसमें रहेगा 5 ग्राम, और उसके में रहेगा 7.5 ग्राम। तेल सब्जी किस में बनेगा, हवा में, ठीक है, ओके। लास्ट टॉपिक आज का, जिला प्राथमिक शिक्षा। कौन सा शिक्षा, 1994 में ये आया, 1995 में वो आया। एक चीज, 1994 में ये आया, 1995 में वो आया। शिक्षा व्यवस्था को आसान और सभी के लिए उपलब्ध बनाना था, और आगे चलकर 2009 में इस कार्यक्रम को सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़ दिया गया, और कुछ नहीं जानना है। नाम क्या था इसका, जिला प्राथमिक शिक्षा। जिला प्राथमिक शिक्षा, ये योजना कब आई, 1900। उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को आसान और सभी के लिए उपलब्ध बनाना। इतने किलोमीटर में स्कूल नहीं है, स्कूल मिल जाएगा, ये है वो है, तो ये इसका ये काम था। आगे चल के ये किसमें जुड़ गया बेटा, सर्व शिक्षा अभियान, और ये सर्व शिक्षा अभियान हम आपको कल पढ़ाएंगे, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, इसमें जाके जुड़ गया। ये पहला चरण, दूसरा चरण तेरे काम का कुछ नहीं, तेरे राज्यों में पहले 7 फिर 3, वो तेरे काम का नहीं, छोड़। तेरे को बस इतना याद रखना है, जिला प्राथमिक शिक्षा, इससे कहीं इंपॉर्टेंट है मिड डे मील, 450 कैलोरी, 700 कैलोरी, ठीक है। प्रोटीन 12 और देख देख के बता रहे तुम लोग, चावल, दाल 20, 30, वसा 7.5, ठीक है। पूछेगा कैलोरी 450, और उनको कितना चाहिए, 700 कैलोरी। इनके भोजन को ऐसा देना है कि इनमें 450 कैलोरी का हो, उनको एनर्जी प्राप्त हो। ऊर्जा को किस में मापते हैं, कैलोरी में। ऊर्जा को किस में मापते हैं, ये जो भोजन खाते हैं उससे आपके शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा। क्या मिलता है उससे, ऊर्जा।
तो ये आज को याद रखना, जिला प्राथमिक शिक्षा 1994 का है, और बाद में किसमें जुड़ गया, सर्व शिक्षा अभियान, वर्तमान में इसी का एक हिस्सा है जिला प्राथमिक शिक्षा। ये सर्व शिक्षा अभियान कल बात करेंगे, ठीक है। सार्वभौम, इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल या सार्वभौम, पहली से पांचवी तक को अभी क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल, वही है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। चलिए